अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल भाई? मेरा बिजली का बिल आया कल, मुझे प्लीज आज मोरल सपोर्ट की। बिजली के बिल आया तो इतनी खुशियां क्यों? मेरी बात सुने, मैं अपना गम गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे शदीद, मैं अगर यहाँ पे रोना शुरू कर देना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुने, मुझे आज शदीद मोरल सपोर्ट की जरूरत है, आप सबकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। इनको ट्वीट करें और कुछ फूल और कुछ पत्तियां और कुछ भेजें इसको। पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, बिल तो पे कर ही दिया होगा। नहीं मतलब मुझे तरीके बताएं कि मैं अपनी एनर्जी कंजम्पशन किस तरह कम करूं। अपने तई तो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूं। मतलब डिस्पेंसर भी मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ऑफ कर देता हूं। और वो आपको याद है ना, हमने एनर्जी कंजर्वेशनिस्ट बुलाए थे और उन्होंने हमें बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी थी। यानी कि जैसे वो जो जब हम समझते हैं ना अपनी तरफ से कि टीवी ऑफ कर दिया था लेकिन रेड लाइट ऑन होती है, वो टीवी चल रहा होता है, उसको भी ऑफ करें। फिर जब हम अपने मोबाइल्स और ये गैजेट्स चार्ज करते हैं और उसके बाद प्लग जो है वो अब पूरा इसकी जो कॉर्ड होती है वो लगी होती है दीवार में, वो भी जरूर ऑफ करना है। अच्छा, ये सारी टिप्स तो आपने हमें अच्छा याद कराएंगे। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लड़के जो हैं, हमारे लड़के हमारे बॉयज क्रिकेट वाले, पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो सेफली कह सकती हैं हमारे लड़के जो हैं, बिकॉज इसके अलावा अच्छी बात नहीं होती, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन क्रिकेट तो फिर हम सारों का है ना। हमारे लड़के जो हैं वो न्यूजीलैंड में वैसे खूबसूरत मुल्क हैं, एंजॉयज ले रहे हैं, सर्दी में ठंड में मजे उड़ा रहे हैं। सो वो हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्राइस्टचर्च पहुंच चुकी है बिल्कुल, और हमने आपको दिखा दें वो शादाब की, आपको पता है ना सालगिरह भी थी, तो मुख्तलिफ लोग सालगिरह आज है 24th। सो 24 के हुए हैं सिर्फ। सो बीच में शादाब है और बाकी कप्तान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो ये पॉप ग्रुप्स होते हैं ना, आपको पता है जब म्यूजिकल पॉप ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं तो उनकी ऐसी तस्वीरें होती हैं, किसी आगे पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन कैप्शन इनकी बड़ी फनी सी थी और बड़ी सादी सी थी, क्यूट सी भी थी। उन्होंने अम्मी जी बहुत सर्दी है। सर्दी तो होगी और इनको देख के भी लग रहा है, बट आई स्टिल थिंक दैट दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड फॉर सर्दी। मुझे लग रहा है कि हारिस ने जो है ना, आप देख रहे हैं कि वो इनविजिबल सॉक्स पहने हुए हैं, तो गालिबन ये मुनासिब नहीं है। पूरे लंबे वाले मोजे पहने, नहीं, दे शुड बी वेयरिंग देयर लॉन्ग जैकेट्स आल्सो। भाई सीरियस सर्दी होती है, लेकिन थोड़ा सा फैशन भी होता है बीच में, तो मेरा ख्याल है रंग शंग नजर आ रहा है इनके ट्रैक सूट्स में, बट इट इज मोर कोल्ड देन दैट। लेकिन बात तो आप कोई और बता रहे थे। मैं कुछ और कर रहा था। अब जरा जो सीरीज गुजरी है, हाँ, उसको याद किया है हमने, तो आपको पता ही है याद किया है, लेकिन बाबर ने भी याद किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 4-3 से शिकस्त के बाद कौमी टीम 3-4 से शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, जो कि अभी मरून रंग के ट्रैक सूट में आपको नजर आ रहे थे। As if we don't know who that one is. नहीं, मेरी बात सुने, ट्रैक सूट उनका अच्छा लग रहा था, मैंने दोबारा ऐसे ही मेंशन कर दिया यार। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैचेस जो है वो आखिरी ओवर तक गए और बहुत सारे ऑप्शंस पे हैसियत कप्तान हमने इस्तेमाल किए। प्रेशर गेम में खिलाड़ियों को शानदार तजर्बा मिला है जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आएगा। यू नो, ही सीम्स कॉन्फिडेंट और लग रहा है कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप। सो मैं आपको कल भी कह रहा था कि भाई क्या हो गया है, कि ऐसा तो नहीं है कि हम सारे ही मैचेस हार गए। 3 हमने जीते भी थे, ठीक है, 4 इंग्लैंड जीत गई, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला और होपफुली इसका फ़ायदा उठाया जाएगा टीम की तरफ से। और यू नो, व्हेन बाबर इज़ देयर समहाउ हमें कुछ भरोसा रहता है। जैसे कहते हैं ना, एग्जैक्ट वर्ड पता है इसके लिए क्या है? ढारस। ढारस बंधी रहती है कि मतलब साथ साथ ही चलते रहे। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में इंजरी के बायस कोई भी मैच ना खेलने वाले इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि दौरा पाकिस्तान शानदार रहा। उनके लिए तो बहुत ही रहा होगा, वो तो चिल कर रहे थे, खेला भी नहीं और बस एंजॉय किया। तो एंजॉय ही लिया उन्होंने। तो वर्ल्ड कप से पहले सख्त हरीफ से खेलने का तजुर्बा जो है वो खिलाड़ियों के काम आया। भाई आपके तो बहुत अच्छा ही काम आ गया, क्योंकि आप लोग तो सारी जीत भी गए और कराची में मेहमान नवाज की लाजवाब उनको मेहमान नवाजी मिली और खाने बहुत ही मजेदार थे। भाई इनको भी कराची वालों के खाने और कराची की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई है। भाई लाहौर वालों क्या किया है, मतलब एंड नथिंग अगेंस्ट, मतलब लाहौर में भी बहुत इन्होंने आई एम श्योर के पूरा रेड कारपेट रोल आउट किया होगा, लेकिन आई डोंट नो वेयर दे वर स्टेइंग, लेकिन आई कैन सजेस्ट अ फ्यू प्लेसेस लाहौर में। नहीं, ऑब्वियसली आई नो दैट वेयर दे वर स्टेइंग। अच्छा, आई डोंट नो, एनीवे डोंट टेल मी, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि लाहौर में आपको पता है ना बहुत जबरदस्त किस्म के हेरिटेज होटल्स बन गए हैं। अब तो बुटीक होटल्स बन गए हैं, तो कोई जबरदस्त किस्म की और जगहों पे इनको मेरा ख्याल है ठहराना चाहिए, ताकि कोई एक्सपेरिमेंट करें। मेरा ख्याल है अब हसीब गर्देजी हमारे दोस्त हैं,
भाई आपने क्या अच्छे खाने नहीं खिलाए इन लोगों को। इमरान खान साहब की हैप्पी बर्थडे है, सो हम भी इमरान खान साहब को टीम जियो पाकिस्तान और टीम जियो की तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। हैप्पी 70th बर्थडे टू खान साहब। और आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो आज क्या सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तस्वीरें वैसे बड़ी हमारी टीम ने चुन चुन के उनकी लगाई हैं और उनकी बड़ी लेगेसी है वेयर ही स्टार्टेड, व्हेन ही स्टार्टेड। और उनकी एक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं इस सफ़र की ज़रा दोबारा से, लेट्स गो थ्रू इट अगेन। सो इमरान खान हो गए आज 70 बरस के। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में पैदा हुए और बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े, लिटरली सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रहे। अगरचे उनकी आज सालगिरह है, लेकिन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह कल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी रही और इस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अंदरूने और बैरूने मुल्क मौजूद जो मद्दाह हैं, फ़ैन्स हैं, कारकुनान हैं, उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इमरान खान के परस्तार तो आपको पता ही है दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान, ये तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पूरी दुनिया में है। और उनसे पहले और उनके बाद कई शख्सियात को शोहरत हासिल हुई, लेकिन खान साहब जैसी शोहरत शायद ही किसी को मिल सकी हो। और इमरान खान के लिए ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला उसी में अरूज हासिल किया और क्रिकेट के मैदान में आए तो वर्ल्ड कप जीता। ऑब्वियसली आपको पता है, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि हम भूल भी नहीं सकते और हमें याद भी दिलाते रहते हैं। और फिर रिटायरमेंट के बाद फलाही कामों की तरफ रुख किया तो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कैंसर हस्पताल जो है वो बना डाला, विच इज़ मैं कहती हूँ एक दुनिया से आप कंपेयर कर सकते हैं, इस किस्म का वो हस्पताल है। और इसके बाद जी सियासत के मैदान में उतरे तो वज़ीर आज़म बन गए। जहाँ जहाँ जिसको कहते हैं ना हाथ डाला तो उसकी टॉप पे वो पहुँचे और उन्होंने सियासत में जो बातें की वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और एट अ लेटर स्टेज नुक्ता अरूज पर आए तो वो जो बातें करते थे वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। बातें ख़ास तौर पर उन्होंने करप्शन के खात्मे पर बड़ा जोर दिया, तब्दीली के नारे लगाए, बड़े बड़े वादे किए और सभी मेस्मराइज्ड थे। हाँ, बातें तो बहुत ज़बरदस्त थी, नारे भी बुलंद बांक थे और बहुत कुछ कहते थे, लेकिन ये भी एक तारीख़ ही रहेगी कि जो कहते थे वो ना किया। खैर, अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे की बात करें, सबको याद होगा सियासत में उनके कदम मजबूत किए इस जलसे ने। हम सब भी उस जलसे में मौजूद थे और पाकिस्तान में होने वाली रिवायती अंदाज़े सियासत की तरफ वो उसके बाद से बढ़ने लगे। अपने माजी के उसूलों को एक तरफ रख दिया। इमरान खान ने भी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आने की तैयारियां शुरू कर दी। 2014 में 126 रोज़ का धरना उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जैसे जैसे उन्हें ताकत मिलती गई उनके हुकूमत पर हमले तेज़ होने लगे। ये तमाम बातें स्टेट विद इन स्टेट बनाने की एक भरपूर मुनज़्ज़म साजिश कोशिश थी और वो कहते रहे कि जो बुनियादी स्टेट के स्ट्रक्चर का ढांचा होता है उसको इस तरह झंझोड़ा जाए कि ना टैक्स दिए जाए, ना बिजली के बिल दिए जाएं। लेकिन चूंकि इनको आशीर्वाद हासिल था, इनकी तमाम बातें उस वक्त बर्दाश्त की गईं। अच्छा, फिर जी मूविंग ऑन, 2018 में वो वक्त आन पहुंचा इमरान खान को कौम से किए वादों को पूरा करने का मौका मिल गया और पीटीआई ने आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। इमरान खान ने हुकूमत बनाने के लिए MQM और काफ लीग से हाथ मिलाया, हालांकि उन जमातों के बारे में खान साहब की राय से सब वाकिफ। और साथ ही साथ इसमें हुकूमत बनाने के लिए आपको पता ही है एक बड़ा अहम किरदार था जहांगीर तरीन का जहाज़ का आना और जाना। यस, एक दहशतगर्द तंजीम और दूसरे के लीडर पंजाब के सबसे बड़े डाकू करार पाए थे। खान साहब सिर्फ अपनी इस बात से नहीं फिरे बल्कि इक़्तिदार के दौरान अपना हर वादा तोड़ा। प्रोटोकॉल्स की बात ही कर लें, हेलीकॉप्टर से नीचे तो कदम ही नहीं रखते थे और इस यू टर्न को वो सियासी ज़रूरत और हिकमत अमली करार देते रहे। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के बड़े बड़े केसेस सामने ना आने का वादा किया था, लेकिन जो केसेस आते गए उसको ये दबाते गए और एहतसाब सिर्फ यकतरफा चलता रहा। इक़्तिदार में आने से पहले उनकी बातें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और इक़्तिदार में आने के बाद उनके अतवार बिल्कुल उलट।
ये 2017 की बात है, 2017 की, और किनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी? अच्छी तो बहुत लगेंगी कि हम बहुत अच्छे मजबूत इदारे बनाएंगे, लेकिन हमने उसके बाद नैब ने, आपको पता ही है किस तरह वजीरों के खिलाफ, नैब और FIA एक्चुअली को खान साहब ने मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, और फिर 3.5 साल में वो किसी सियासी रहनुमा पर करप्शन साबित करने में नाकाम भी रहे। खान साहब एक ज़माने में, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ज़माने में ख़ानदानी और मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ भी बड़ी मजबूत आवाज़ हुआ करते थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि पार्टी टिकटों की बंदर बाट में ख़ानदानी सियासत छाई रही। बहरहाल फिर अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई। इससे पहले भी बाय द वे आपको याद होगा एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें आपको पता ही है कि किस तरह इन्हें बाहर निकाला गया था। और अब जब वो बयान देते हैं कि हमारे इदारों या इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार सिर्फ मुल्क की हिफाजत होता है, तो फिर ताज्जुब इसलिए होता है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो ये कह चुके हैं कि हमें तो कोई बिल भी पास कराना होता था तो हम इंटेलिजेंस इदारों से अरकान पार्लियामेंट को फ़ोन कराया करते थे। तो ये मुतमईन है तब तक जब तक ये तमाम इदारे इनको ऊपर लाने और इनके इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए काम करते रहें, और गैर मुतमईन तब हो जाते हैं जब इदारे वाक़ईतन न्यूट्रल और अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करने का अयादा कर लें। खैर, इनका दावा ये भी है कि इनके खिलाफ बैरूनी साजिश की गई है, और अब जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो मुसलसल हुकूमत को धमकियाँ दे रहे हैं, कौमी सलामती के इदारों को अवामी जलसों में निशाना बना रहे हैं। इनफैक्ट निशाने से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 25 मई को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की एक कोशिश भी कर चुके हैं, जिसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। और हुकूमत से जाने के बाद इमरान खान का हर अमल यही बता रहा है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तस्लीम करना पड़ेगा वैसे तो कि खान साहब आवाम में आज भी मकबूल हैं, लेकिन वो अपने मद्दाहों को जिस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं उसका नतीजा तसादुम की सूरत में निकल सकता है। खान साहब आज अपनी ज़िंदगी की 70वीं इनिंग खेल रहे हैं। आज मुल्क को ठीक करने, सिस्टम में असल तब्दीली लाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं, और हम आज भी उनकी उम्र के इस हिस्से में उनके लिए दुआ करेंगे कि वो अपनी इस मकबूलियत और अपनी इस सलाहियत को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बदलों की सियासत के लिए। गैर जमहूरी तरीक़ों से इज्तनाब करें। हुकूमत में वापस नहीं आ सकते अगर आवाम के वोट के बल पे, तो उसे एक्सेप्ट करें। अगर हुकूमत में वापस आने के लिए आवाम इनको भरपूर मैंडेट देती है तो फिर उस मैंडेट को पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने सियासी मुखालफीन से इंतकाम लेने के लिए। निज़ाम को ठीक करने के लिए निज़ाम का हिस्सा भी बने। इब्तिदा में अपनी गलतियां तस्लीम करने और बेकार मुशीरों से जान छुड़ा ली होती इन्हें, तो शायद आज ये हाल ना होता। Anyhow, once again, happy birthday to you, खान साहब। तो ये चीज़ें तो खैर हैं ही हैं, लेकिन बिलाशुबा खान साहब से बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान ने नहीं देखा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हम एक दफ़ा फिर कहेंगे हैप्पी बर्थडे इमरान खान साहब, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, और वी आर हेयर, यू आर हेयर, तो बाकी चीज़ें तो हम सारे देखते ही रहेंगे। इन द मीन टाइम लेटेस्ट आपको पता है ना, एक दिन पहले कल वो भी हुआ है ना। हाँ, वो उस पर वो एक्शन पे थोड़ा सा एतराज़ किया जा सकता है, वरना वो आपको पता है कि एलिजेंस तो होती है। इन द मीन टाइम जी, मरीम नवाज़ जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, तो आपको वो विजुअल्स भी हम दिखा दें। बड़े अरसे बाद इनको अपना पासपोर्ट वापस मिला है, जो इन्होंने कल बड़े फ़ैन फेयर से कलेक्ट किया, और अब ये जा रही हैं लंदन। और इनका यही कहना है कि ये इंतज़ार की घड़ियां जो हैं, मतलब ये गिन रही हैं कि जब वो एयरपोर्ट लैंड करेंगी और अपने वालिद साहब से मिलेंगी। जी क्या कह रही हैं वो? क्या 3 साल बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया आपने? उन्होंने भी यही कहा कि शी कांट वेट दैट द एयरप्लेन लैंड्स और वो अपने वालिद को मिल सके। नेचुरली किसी भी औलाद की, और लग ऐसा भी रहा है कि जब वो वापस आएंगी तो नवाज शरीफ साहब भी साथ होंगे। कल ये बर्थडे थी, एक्चुअली आज नहीं है। शादाब खान की हम बात कर रहे हैं।
हाँ सही कह रहे थे, लेकिन वो तो बात हो गई ना। तो जी कल मिड एयर बिकॉज दे वर ऑन देयर वे टू न्यूजीलैंड, आपको पता है कि बहुत लंबा उनका सफ़र था। फिर उन्होंने जहाज़ में केक कटिंग हुई, जहाज़ में पूरी बर्थडे सेलिब्रेट की गई। ही इज़ ओनली 24 ईयर्स ओल्ड, ही जस्ट टर्न 24 और सारे उनके टीममेट्स टीम मेंबर्स उनके साथ थे। और ज़रा ऊंचा करें ना, कोई आवाज़ें वगैरह भी हैं कि नहीं? अच्छा, दूसरी तरफ जो वीडियो है ना वो हारिस रऊफ की बर्थडे की है, जिसमें शादाब जो है ना वो उन्हें केक खिलाने की कोशिश करते हैं और खुद ही खा जाते हैं। राइट साइड पे शादाब की है और लेफ्ट साइड पे हारिस वाली है। सो राइट साइड पे जो है वो जहाज़ में इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई है। और जहाज़ में वैसे मैं सोचूं कि कितने अच्छा कोई दोस्त होगा ना जो केक जहाज़ में भी लेके गया होगा। तो ये तो फिर वो अरेंजमेंट, चलो ये देखा था आपने क्या किया था? ओह, तो ये मेरा ख्याल है बदले भी एक दूसरे से लिए जा रहे हैं बिकॉज मुंह पे केक लगाने की ये जो बीच वाला केक है ना ये खासा मजे का लग रहा है मुझे। आई डोंट लाइक चॉकलेट, आई लाइक द वाइट वन बेटर। नजर आया था एक वाइट भी पड़ा हुआ था यहाँ। एनीवे हम आ चुके हैं। तो बर्थडे तो अच्छी थी लेकिन केक भी बड़े अच्छे पड़े हुए थे। भैया आप हमें ज़रा जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताइए कि आपके मुतल्लका इलाकों आपके अपने आपके शहरों में, आपके इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है? क्या आपको सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडी महसूस होना शुरू हो गई? पहला जवाब मैं दे रही हूँ आपके सवाल का, मैं बता ही देती हूँ आपको, लिख के क्या बताऊँ कि यस, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है सुबह, अर्ली मॉर्निंग और रात को। बीच में फिर वो गर्म मौसम हो जाता है, बट डेफिनेटली वेदर इज चेंजिंग। और कहा ये भी जा रहा है साथ साथ आपको बता दें कि कराची वालों के लिए था कि द विंटर इज गोइंग टू कम अर्लियर दिस ईयर। लेट्स सी, वैसे कराची में अभी और आने वाले कल तो मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन 32 मैक्सिमम जाएगा हमारा दर्जा हरारत, लेकिन उसके बाद दोबारा से पेशगोई की जा रही है 36 37 की। ऑन द अदर हैंड क्राइस्ट चर्च जहां हमारे लड़के मौजूद हैं, हमारे लड़के भाई बड़ी रेयर बात है कि हम ये कह सकें हमारे लड़के। तो हमारे ये लड़के देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, हमने हमारे लड़के मौजूद हैं। कौन से वहाँ लड़के? सर्द मौसम का सामना करना पड़ रहा है, वक्फे से क्राइस्ट चर्च में बारिश का भी इम्कान है। सो कल प्रैक्टिस सेशन भी आपको पता है, ना सिर्फ ये सुनिएगा कि कल बारिश भी हो सकती है और आपको पता है मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हत्ता कि बर्फबारी भी हो सकती है क्योंकि वहाँ के मौसम ऐसे हैं। वैसे बिल्कुल ही कैसे इनका भी आबो हवा बिल्कुल तब्दील हो गई है ना एकदम से। मतलब वो लिटरली कराची लाहौर से उड़ के गए हैं, दुबई और फिर कराची और फिर लाहौर और फिर बिल्कुल ही तो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, आपको पता है कि वहाँ सर्दी का एक और ही लेवल होता है और एक और डिफरेंट टाइम जोन्स में बात चली जाती है। तो दे कैन एक्सपेक्ट क्या सहमुल्की जी ट्राई नेशन सीरीज है और बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये तो सब कुछ आपको पता ही है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ मसले मसाइल भी चल रहे हैं, जैसे होम सीरीज़ के दौरान अपने मिडिल ऑर्डर से परेशान कौमी टीम जो है के लिए न्यूजीलैंड के मैदानों में बज़ाहिर मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं क्योंकि वहाँ की विकटें तेज़ और बाउंसी तो हैं ही और मौसम भी आपको पता ही है कि ज़रा थोड़ा सा उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारे प्लेयर्स के लिए बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो क्लाइमेटाइज होने में भी आपको पता है ना थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। सो वो भी, और जितना जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंसानी बॉडी क्लाइमेटाइज हो जाए, मतलब उतना जल्दी होती ही नहीं है। सो वो मौसम का असर भी हो सकता है कुछ खिलाड़ियों पे। और ये देखिए वैसे ज़बरदस्त मनाजर हैं, वकार यूनिस भाई भी हमें नज़र आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इन्हें पता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा फ्लाइट में खाने की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कुछ फ्लाइटें ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, एयरलाइंस जिनके खाने इतने बुरे होते हैं कि आप टिफिन साथ ले जाते हैं, आप टिफिन, और अगर बहुत लंबा आपका सफ़र है तो लिटरली अपने लिए कुछ सैंडविचेस वगैरह लेके जाएं बिकॉज देयर फूड इज़ बैड। अच्छा, साथ ही आपको जल्दी से बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बेसिकली पहला मैच है ना वो बांग्लादेश के साथ होगा ऑन फ्राइडे। यस, तो 7 से ये सीरीज शुरू होगी और 14 को इसका फिनाले होगा, फाइनल होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ये सीरीज़ है जो कि न्यूजीलैंड में खेली जा रही है और फिर यहाँ क्राइस्ट चर्च से मतलब न्यूजीलैंड से खेलने के बाद लड़के डायरेक्ट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर वर्ल्ड कप है T20 का। और फिर मेलबर्न में पहला मैच होगा पाकिस्तान इंडिया, अंदाज़ा कर लें, और ये होगा 23 अक्टूबर को। हाँ, तो मार्क योर कैलेंडर। और कराची में आपको पता है फिर बल्दियाती इंतखाब भी है और सिंध के कुछ अजला में। सो दोपहर 1 बजे हमारे मैच शुरू होगा, हमारे बाय द वे दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सो तमाम चीज़ें आपने करनी है। अब तक तो है फाइनल बल्दियाती इंतखाब क्योंकि कल सिंध के इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। बाय द वे सिंध हुकूमत की आपको पता है ना, कल ही हम बात कर रहे थे, बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी कि इसको ज़रा मुलतवी कर दिया जाए इन इलेक्शंस को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस प्ली को और उन्होंने कहा जी होंगे 23 अक्टूबर को ही हो रहा है सब कुछ। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे। हमें ज्वाइन किया है
मुश्ताक अहमद साहब ने, बिल्कुल उनसे बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक भाई। बताइएगा, अब न्यूजीलैंड में है हमारी टीम मौजूद, मौसम भी ज़रा चेंज है, वर्ल्ड कप से पहले बड़ा अच्छा मौका है एक बार फिर अपनी फॉर्म चेक करने का, तो क्या समझते हैं हमारा बैटिंग ऑर्डर तैयार है? इम्पोर्टेंट चीज सबसे है जो ये 7 मैच हुए हैं, इन 7 मैचों की जो प्रिपरेशन पाकिस्तान को जो प्रैक्टिस मिली है वो बहुत हेल्प होएगी। अब क्योंकि काफी बात हो गई है मिडिल ऑर्डर की, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो रोल क्लियर करना बड़ा जरूरी है प्लेयर्स का, कि कौन किस नंबर पे खेलेगा, उसका रोल क्या है। आई थिंक 2020 फॉर्मेट जो है इसका सबसे बड़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस और जितनी भी फ्रेंचाइज के साथ क्रिकेट करता हूं मैं, या दुनिया में जहां पे भी कोचिंग का मौका मिलता है, तो एक चीज हम बड़ा क्लियर करते हैं कि आपका रोल क्या है और आपने इस रोल को आउट होते हुए घबराना नहीं है। फॉर एग्जांपल मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जी आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा, आपने ये रोल अदा करना है, इसमें फेलियर भी आएंगे, सक्सेस भी मिलेगी, तो इसको कहते हैं टीम गेम। सो आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड में जो मैचेस होंगे इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कंडीशन काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक इसका बहुत एडवांटेज होगा। और उसको ऑब्वियसली जो मैं कह रहा हूँ कि उनकी पिचें भी काफी मिलती जुलती हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड पे भी बाउंस होता है, वहां पे भी होगा बाउंस, तो आई थिंक हमारे बैट्समैनों को अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये 7 मैचों के बाद वहाँ की प्रैक्टिस, आई थिंक लड़कों को काफी कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसके बाद। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ये ज़रा यूज्ड टू हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट के बिफोर द वर्ल्ड कप, बिकॉज मौसम भी उसी किस्म का होगा ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब टीम में कोई बड़ी तब्दीली के चांस तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही कम हो गए हैं, तो यही लोग हैं जिनके साथ आगे चलना होगा। क्या बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करके कुछ आपको लगता है कि बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2020 फॉर्मेट में आपने कई दफा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। ये जो हम 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। आपको अपने बेंच स्ट्रेंथ पे भी उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी आपने, कई दफा कंडीशन ऐसी होती है कि आपने 2 स्पिनर को खिलाना होता है, कई दफा आपको पता लगता है जी कि मैंने 3 ऑलराउंडर्स को खिलाना है, 1 स्पिनर भी नहीं बनता यहाँ पे, कई पिचें आपको ऐसी मिलती हैं, तो कंडीशन को सामने रखते हुए आपने सिलेक्शन करनी होती है। और जो 15 लड़के गए होते हैं उनके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस और बिलीव होना चाहिए। तो आई थिंक ये जो 2020 होती है ना, जिस तरह आपको पता है जी 13 की एवरेज चाहिए और 5 ओवरों में आप कई दफा शदाब को चांस ले सकते हैं, नवाज से चांस ले सकते हैं, आप उनको नंबर 3-4 भिजवा सकते हैं, क्योंकि एकदम वो अगर उनके 30-35 अगर वो 18-19 बॉलों पे कर देते हैं तो एकदम मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है और उनकी विकेट सेक्रीफाइस करते हुए आपको डर भी नहीं लगता। तो आई थिंक ये चीजें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचनी पड़ती भी हैं और करनी भी पड़ती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन है इसमें यही है कि आई थिंक यू गॉट टू बी प्रोएक्टिव एक्चुअली बेसिकली। इंडीड यू नीड टू बी। अच्छा मुश्ताक भाई, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है फास्ट बॉलर्स का चर्चा रहेगा, साथ साथ स्पिनर्स का किरदार भी बड़ा अहम होता है T20 में। आपके ख्याल में हमारे स्पिन बॉलर्स जो हैं वो दुनिया की टीमों को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं? बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शदाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उन पिचों के ऊपर सिर्फ वेरिएशन का इंपॉर्टेंट बीइंग स्पिनर, मैंने क्योंकि बहुत क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे लेग स्पिनर बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको बाउंस और मिलता है। और वहां पे आपने तेज ज्यादा बॉल नहीं करने होते, आपने थोड़ा स्लो पेस से बॉल करना होता है, क्योंकि आपको ऑफ द पिच आपको बाउंस और स्पीड आपको खुद ही मिल जाती है पिच की। तो आई थिंक वहां पे पेस को कम करना होता है, वेरिएशन लानी पड़ती है बॉलिंग में, और आपको एज ए स्पिनर वहां पे स्पिन करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ा वो वहां स्पिन होता है तो क्योंकि बाउंस की वजह से आप बैट्समैन को वहां पे डिसीव कर सकते हैं। तो स्पिनर्स गोना प्ले ह्यूज रोल। आप देखें ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के जो टीमें हैं वो इवन उन पिचों के ऊपर भी 2-2 स्पिनर खेलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बड़े बड़े हैं, तो बाउंड्री लगना इतना आसान नहीं होता जब बाउंस हो रहा हो पिच के ऊपर। तो आपको मिडिल ऑर्डर में विकेट दिलवा सकते हैं स्पिनर। नवाज भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शदाब भी कर रहा है। तो मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूं और जहां पे भी जाता हूं आई ऑलवेज बिलीव कि इफ यू हैव अ मिस्ट्री स्पिनर और आपके स्पिनर अच्छे हैं तो यू कैन अटैक विद द स्पिनर्स एंड दे कैन गेट यू विकेट्स। एक्चुअली जाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिनर्स कैन विन यू योर टूर्नामेंट आल्सो, स्पेशली लेग स्पिनर्स। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब। तो आई होप कि ये सारी एडवाइस टीम मैनेजमेंट जो है वो ले एंड दे डू अ गुड जॉब, बिकॉज अभी जो पाकिस्तान में सीरीज़ हुई है वो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सी डिसअपॉइंटिंग ही रही। इन द मीन टाइम आपको बताएं कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा हंगामा खेज साबित हो रहा है और सियासी मंजरनामे पर
तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। इमरान खान भी अक्टूबर में लॉन्ग मार्च की कॉल देने के इशारे कर रहे हैं, बस 23 अक्टूबर को ना दीजिएगा। और इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी की भी बातें हो रही हैं। ताहयात नाअहली के कानून में तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। और आपको जैसे पता ही है कि मरीम नवाज़ को कल पासपोर्ट वापस मिल गया और वो आज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो रही हैं। और इस मौके पर मरीम नवाज़ का कहना था कि उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब वो तैयारा लैंड करे और वो अपने वालिद से मिले। पासपोर्ट लेने के बाद मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने इमरान खान पर बड़ी बातें की हैं, बड़ी तनकीद की है, खूब गर्जी बरसी हैं। सुन लें। एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया। आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीज़ी शुरू कर देता है। ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए। कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई पाकिस्तान का ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है जो उसके शर से नहीं बचा, कोई जुर्म का इर्तकाब है जो उसने नहीं किया। ऐसे शख्स को कैसे इजाज़त दे दे कि वो जत्था लेकर 25,000 का इस्लामाबाद पे हमला आवर हो जाए? अच्छा जी, कल एक बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स भी कल मौजूद बहस बने रहे, अब भी बने हुए हैं। फैसल वोडा की ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) के जो है वो जालिमाना कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, ड्रैकोनियन। और फैसल वोडा की नाअहली का केस मोहतात होकर सुनेंगे। हमारे सामने सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं दे सकता। आपको याद दिलाते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच ने इसी कानून के तहत जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि ताहयात नाअहली का यह फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद तहरीर किया था। वैसे पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई 2022 के फैसले में जस्टिस उमर अता बंदियाल लिख चुके हैं कि अगर कोई जज नादानिस्ता तौर पर कानून की गलत तशरीह करे तो उसके पास बाद में दानिस्ता तौर पर सही तशरीह करने का इख्तियार मौजूद है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इट। और तहरीक इंसाफ से भी ताहयात नाअहली के कानून के खिलाफ बातें हो रही हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर इस कानून की मुखालफत की है। लेकिन इमरान खान साहब के ख्यालात भी आपको पता है ना, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। एक वक्त आया कि वो इस कानून के सबसे बड़े हामी बन गए। देखिए जी, 62 63 का मतलब कि जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो, ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कहना है कि भले मैं भी इसमें मैं भी जाऊं, पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। ख्वाजा आसिफ साहब का उनको भी 62(1)(f) की वजह से निकाला, नवाज शरीफ पे भी यही लगी, जहांगीर तरीन साहब पे भी यही लगी 62(1)(f). आपको लगता है कि ये किसी वक्त आप पर भी ये तलवार गिर सकती है? अल्लाह करे गिरे। मसला ये 62 ये है क्या, सादिक और अमीन। देखिए, इनको ये सारी दुनिया में ये लॉ है। अल्लाह करे वाली बातें भी ना सोच समझ कर करनी चाहिए। मतलब पता नहीं होता इंसान को, उस वक्त लग रहा होता है कि कभी नहीं होगा, लेकिन अच्छा जी, साथ ही बताएं एक्चुअली ये तलवार अभी मंडला रही है खान साहब पर भी। अच्छा जी, 2 रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेश खान ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल जो है वो सेनेट में पेश किया है। और बिल के मुताबिक सादिक और अमीन की जगह रास्त को और वफाशुआर लिखा जाए। रास्त को और वफाशुआर लिखा जाए। बाकी जमातें तो आपको पता ही है इस कानून की मुखालफत करती आई हैं। अब PTI की जानिब से भी आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का इशारा बड़ी तब्दीली की निशानी है। अगर 62(1)(f) का आर्टिकल आइन से ख़त्म हो जाता है तो इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनके खिलाफ या तो केसेस तैयार हो रहे हैं या चल रहे हैं, मगर जो सज़ा भुगत रहे हैं उसमें जिसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ख़ास तौर पर शामिल हैं, क्या उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा? अब ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर वकील एहसन भून ने चीफ जस्टिस के ताज़ा रिमार्क्स पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है। उन्होंने रवां साल जनवरी में ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे, लेकिन उनकी दरख्वास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। हम अदालत से दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। मारूफ वकील हामिद खान भी समझते हैं कि अदालत ने 62(1)(f) की तशरीह दुरुस्त नहीं की।
आर्टिकल 62 जो है ये क्वालिफिकेशन से मुतल्लिका आर्टिकल है, डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिका नहीं है। तो मेरे नज़दीक इसको बड़ी हद तक गलत उसकी तशरीह हुई है, काफ़ी ज़ालिमाना तशरीह हुई है इस कानून की। अगर वो रिविज़िट करना चाहेंगे तो उस सूरत में तो फिर एक लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, उस बेंच से बड़ा जिसने पहले ये फैसला दिया था कि ताहयात नाअहली होगी। अच्छा, जितनी इंटरप्रिटेशंस हैं डेफिनेटली समझने की ज़रूरत भी है। लीगल एक्सपर्ट शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। शाह खावर साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद एक बार फिर वही बहस हो रही है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को बदलने की ज़रूरत है या नहीं। आप समझते हैं कि ये वाकई ड्रैकोनियन लॉ है जिस तरह के कहा जा रहा है, या फिर मसला इसके इस्तेमाल में रहा है? देखिए, बात यह है कि इस पर बड़ी बहस हो रही है। अगर आप 1973 का जब असल का आइन देखें तो उसमें आर्टिकल 62(1)(f) जो था उसमें जो सादिक और अमीन का जिक्र नहीं था। उसमें ये जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ है, ये तो जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ से ट्रांसफॉर्म किया जमहूरियत के अंदर 8वीं तरमीम के, जिसको फिर पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, उसमें सादिक और अमीन का जो है वो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट ये रखी गई थी। तो इस पर बड़ी बहस होती रही कि चूँकि सादिक और अमीन जो है ये तो टाइटल जो है ये इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत हाई हैं। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये टाइटल है कि उनको सादिक और अमीन कहा जाता है। तो एक आम इंसान या मुसलमान जो भी हो वो क्या उस डिग्री तक या उस लेवल तक पहुंच सकता है? तो उस पर काफ़ी बहस होती रही और इसको हरफ तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि ये इतना सख्त स्टैंडर्ड्स नहीं रखने चाहिए। तो इस पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पर तो बिल्कुल पार्लियामेंट को इस पर गौर व खौस करना चाहिए। और जब ये 18वीं तरमीम भी जो पास हो रही थी उस वक्त आपको याद है कि रज़ा रब्बानी के निगरानी में एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो उसमें भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इस पे पॉइंट आउट किया था कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की उसकी, कि उन्होंने कहा नहीं ये लफ्ज़ जो है इसमें होना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि इन अल्फाज को कम अज़ कम जो है वो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये तो ख़त्म होना चाहिए। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात में से एक हैं सादिक और अमीन। तो हम वहाँ जाने की मतलब हम उनको फॉलोअर हैं, हम उससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं अपने आप को। ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन, जब बहुत साल पहले ये सारी बातें उठी थी, जब ये रूल्स एंड लॉज बने थे, तो तब किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था कि आप अपने आप को किसके साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एस्पायर तो कर सकते हैं लेकिन डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि जी हम उतने ही हैं। ये बिल्कुल नहीं, अजीब सी बात है। अब ये बताइएगा शाह साहब कि अब सब फरीक अगर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) का खात्मा अगर कर दिया जाए या ऐसे बदल दिया जाए, तो इसका बेनिफिशरी कौन कौन होगा? जिन पे प्रॉब्ली इस वक्त ये तलवार लटक रही है वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, या जिनके फैसले आ चुके हैं और वो भुगत रहे हैं सज़ाएँ, वो भी बेनिफिशरी हो सकते हैं, जैसे कि मियां नवाज शरीफ। देखिए, बात यह है कि इसमें आप ये ना देखें कि किसकी जो है अहलियत होती है या ख़त्म होती है या शुरू होती है। बात सिर्फ ये है कि उसूल की बात है कि क्या अगर आप आर्टिकल 63 को देखें, आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो कि कहती है, आर्टिकल 63 बेसिकली कहता है कि डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें किसी को अगर सज़ा हो जाए, चाहे वो तौहीन अदालत में हो या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में हो, तो उसमें कुछ वक्त के बाद वो नाअहलियत जो है वो अहलियत में तब्दील हो जाती है। तो आर्टिकल 62(1)(f) में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो कि किसी को कोर्ट ऑफ लॉ ये डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो उम्र भर के लिए कोई भी अवामी ओहदा या मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए नाअहल हो जाएगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने इसकी तशरीह की है। लेकिन इसको जजमेंट्स भी ठीक कर सकती हैं, क्योंकि कुछ पिटिशन्स अभी भी पड़ी हुई हैं जिसमें इस क्वेश्चन को रेज़ किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक लार्जर बेंच बनाने का अंदिया भी दे रखा है। लेकिन अगर ये आइन की शिक में वाज़े तौर पर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कोई ताउम्र नाअहल रहता है या कुछ अरसे के लिए रहता है।
चलिए ठीक है, अब ये भी ज़रा बताएं, क्योंकि ये भी समझने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान सेनेट में बिल लाई हैं कि सादिक और अमीन के अल्फाज जो हैं वो बदल दिए जाएं और उनकी जगह रास्त को और वफा शुआर के अल्फाज जो हैं वो ले आएँ। तो अगर आर्टिकल 62 में ये तब्दीली हो जाती है तो इसका असर क्या पड़ेगा, इससे क्या डिफरेंस होगा? देखिए, ज़रूर मैं समझता हूँ कि अच्छी काविश है, उसमें रास्त गो या कोई और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए वो तो फिर कलेक्टिवली पार्लियामेंट ने इसको देखना है। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) में सादिक और अमीन का जो जिक्र है या जो अल्फाज हैं उनको कम अज़ कम हज़फ कर देना चाहिए और इसकी बिल्कुल पार्लियामेंट को इसमें अमेंडमेंट कर देनी चाहिए, यानी उनको निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब हमसे बात करने का। और उनको उसी हस्ती तक महदूद रखना चाहिए जिनके लिए ये अल्फाज और अलक़ाबात इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कोई भी कैसे ये समझ सकता है कि जी हम हैं, या कोई अपने आप को या किसी को कैसे ये क्लेम कर सकता है कि जी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं, मतलब और इन दिस डे एंड एज क्या आप सोच सकते हैं किसी के वो स्टैंडर्ड्स हों? और दूसरी बात ये, जब आंखें खुली हों, चीज़ें नज़र आ रही हों, लोग शायद बदल चुके हों, लेकिन पास्ट भी तो एक चीज़ होती है ना, फिर प्रेजेंट होता है, फिर फ्यूचर का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कोई सादिक और अमीन किसी को कह सकता है? तो अगर ऐसे ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया हुआ है हमारे यहाँ, मतलब Which makes you wonder कि सादिक और अमीन क्या चीज़ होता है। पाकिस्तान जूनियर लीग का मेला जो है वो कल से लाहौर में सज रहा है और तमाम मैचेस होंगे कदाफी स्टेडियम में, जो कि वहाँ खेले जाएंगे और जिसमें मुख्तलिफ शहरों के PJL मैं ज़रा उस वक्त से मुखफ़फ़ बना रहा था इसका। मुखफ़फ़ आपने नहीं बनाया, ये है ही मतलब PJL, मतलब यू थिंक कि आपने मतलब पिछले 3 घंटे बैठ के बनाया है। मैंने कहा शायद PSL की तरह हमने PJL हमने बनाया है। वो भी हम ही ने किया था। अच्छा भाई, इसमें जो है ना मुख्तलिफ शहरों के नाम पर जूनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीमें PSL की तर्ज पर बनाई गई हैं। ओके, बिलाशुबा बिल्कुल बिलाशुबा PCB का बड़ा एहसन और इनकलाबी कदम है जिससे दुनिया क्रिकेट में बड़ी पजीराई हासिल हो रही है। जूनियर लीग में 24 के करीब गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के खिलाड़ी शामिल हैं। 6 टीमें हैं, मैं बताऊंगी। हाँ, टीमों के नाम मैंने सामने लिख लिए हैं जी। हैदराबाद हंटर्स, लवली, गुजरावाला जायंट्स, बहावलपुर रॉयल्स, गवादर शार्क्स, आई लाइक दैट, ये मुझे अच्छा लगा है। रावलपिंडी रेडर्स एंड मर्दान वॉरियर्स। नाम बड़े रावलपिंडी का भी किसी ने चुन के रखा है, रावलपिंडी रेडर्स। स्टॉप इट, अच्छा नाम है। मतलब वो राइम कर रहे थे ना अब्दुल्ला, प्लीज, वी आर नॉट मेकिंग दिस पॉलिटिकल एट ऑल। और साथ ही बता रावलपिंडी रेडर्स तो और क्या कर, रावलपिंडी राइडर्स होता, क्या होता, मतलब रेडर्स ही होना था ना। तो जी पाकिस्तान जूनियर लीग जो है वो मुल्क में नए टैलेंट को सामने लाने में एक अच्छा रोल जो है वो ऑब्वियसली अदा कर रही है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि इसमें इतने ज़्यादा इंटरनेशनल एस्पायरिंग यंगस्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं एंड आई एम श्योर हमें बहुत सी अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं यहाँ से मिलेंगे। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के मुताबिक कप्तान जावेद मियां वता तमाम टीमों के मेंटर्स की सरपरस्ती करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी फन, यू नो। और इसी पे हम बात करते हैं, नदीम खान हैं जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान जूनियर लीग। नदीम साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वी आर रियली एक्साइटेड, हमें तो नाम भी बड़े अच्छे लगे हैं, यू नो, द होल कॉन्सेप्ट इज़ रियली एक्साइटिंग। आप बताइएगा कब से इस पे काम हो रहा है और फाइनली अब ये मैचेस होंगे और लड़कों को, नौजवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। काफ़ी 3-4 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे और जाहिर बात है कल ओपनिंग है इसकी। बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फॉरेन कोचेस उनके साथ हैं, कुछ लोकल कोचेस उनके साथ हैं, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये कि इस यंग एज में एक ऐसा एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा क्राउड के सामने और फॉरेन प्लेयर के साथ, एक डाइवर्स ड्रेसिंग रूम होगा, उसमें कोचेस भी कुछ बाहर से होंगे, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और जैसे बच्चे एक्साइटेड है वैसे PCB, क्योंकि अर्ली एज में आप जो है एक फॉर्मेट जो है T20 उसमें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बच्चों को। बिल्कुल, वी आर ऑल्सो इसीलिए एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें हमेशा फ्रेश ब्लड की ज़रूरत भी रहती है। ये बताइएगा एज ब्रैकेट क्या है, जब हम जूनियर प्लेयर्स कह रहे हैं तो एज ब्रैकेट एक तो बता दें, और दूसरा ये इंटरनेशनल टैलेंट को आप लोगों ने किस तरह अट्रैक्ट किया और ये सिलसिला कैसा रहा, कितने लोगों ने अप्लाई किया इसके लिए?
ये असल में अंडर 19 है। सारे बच्चे जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 का, तो ये सब अंडर 19 है बच्चे। जो बाहर से भी आए वो भी अंडर 19 है, और जो पाकिस्तान से भी जो जितने भी हमारे लोकल पार्टिसिपेंट है वो सब अंडर 19। इसमें दूसरी चीज, जैसे आपने पूछा कि 140 बच्चों ने अप्लाई किया था फॉरेन प्लेयर्स ने, और हमने सारे क्रिकेट बोर्ड को लिखा था कि हम ये जूनियर लीग करा रहे हैं, तो आप अपने वहाँ से जो भी टैलेंटेड अंडर 19 बच्चे हैं या आपके मुल्क से खेले हुए हैं या अभी जूनियर क्रिकेट में हैं, अंडर 19 उनके नाम भेजे। तो उन्होंने वहाँ से हमें नाम भेजे, तो 140 नाम आए थे। उसमें से 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि हर टीम में 4 फॉरेन प्लेयर हैं, बाकी 11 जो है वो पाकिस्तानी हैं। तो इस तरीके से हमने सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके ये किया है, और सारे क्रिकेट बोर्ड बड़े सपोर्टिव रहे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और हमारे 11 खिलाड़ी पाकिस्तानी होंगे हर टीम में, 6 हमारी टीमें हैं। नदीम साहब, हमारी ये अपॉर्चुनिटी तमाम बच्चों को इक्वली मिली, किस तरह से आपने अपने लड़के किस तरह सेलेक्ट किए, इसका क्या क्राइटेरिया था? कोई ट्रायल्स थे, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से भी रब्ता किया, या ऑलरेडी जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में लड़के थे उन्हीं में से चुने? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बार बार होता है, क्योंकि पहली दफ़ा जूनियर लीग हो रही है, तो सबके जहन में कि प्लेयर किस तरह से सिलेक्ट हुए। हमारा एक पूरा पाथवे सिस्टम है। हमारा अंडर 19 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होती है, और उसमें सारे पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं, और वहाँ से वो जब अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं तो डिवीज़न में जाते हैं, और डिवीज़न के बाद जाते हैं क्रिकेट एसोसिएशन में। तो ये 12 टीमें पूरे पाकिस्तान से बनती हैं, और ये सारे प्लेयर जो थे, जो 12 की 12 टीमें थी, वो सारे ड्राफ्ट में थे। और इससे पहले हमने इनका, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट कराया, फिर डिवीजन कराया, और फिर नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट कराया। तो इन बच्चों, ये समझ लें कि 4-5 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था। तो वो जो बच्चे थे, जब उन्होंने अपने क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि एक प्रोविंशियल सेटअप है, उसको जिन बच्चों ने रिप्रेजेंट किया था, वो सारे ड्राफ्ट में थे, और उसी में से टीमें सिलेक्ट हुई हैं। तो ये बहुत ही लंबा लेंथी प्रोसेस था, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। आप सोचें कि 93 टीमों से फिर 24 करना, और फिर 12 करना, और फिर अब ये 6 टीमें हैं। एक क्लियर पाथवे है बच्चों के लिए, और ये अब सब परफॉर्मेंस करते हुए आगे आते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये अब मैचेस जो हैं ये कब तक चलेंगे, और जो विनिंग एक प्राइज होती है, या फिर आप उनको क्या अपॉर्चुनिटीज विनिंग टीम को मिलेंगी? देखिए, प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं, उनकी फीसेस भी अच्छी है। जैसे टॉप कैटेगरी में $22,000 मिल रहे हैं बच्चों को, जो कि मेरे ख्याल से इस एज में बहुत ही अच्छी फीस है। जो हमारे विनिंग प्राइस है, वो विनिंग प्राइस जो वो 1 करोड़ रुपए है। तो इनको हम चाह रहे हैं कि वो टेस्ट इनको मिले प्रोफेशनल क्रिकेट का ना अर्ली एज में, ताकि इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है हमें बहुत फायदा होगा। अच्छा, जब आज हम अपनी क्रिकेट टीम की ज़रा एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, जब यही बात होती है कि जनाब इनको हटा के पीछे लाएं क्या, तो ये भी तज्जिया होता है कि भाई पीछे पूल तो खाली पड़ा है। लेकिन अभी बड़ी तसल्ली हो रही है जूनियर लीग के लड़कों को देख के, और ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेट देख के कि पीछे पूल माशाल्लाह हमारा भर जाएगा। मतलब पिक एंड चूज़ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले सालों में, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। ऐसा ही है फिर नदीम साहब? देखिए, बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश क्रिकेट बोर्ड की गई है कि देखिए, दुनिया में जो भी टीमें अगर आप देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, उनकी जो है बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी इंग्लैंड के 5 प्लेयर मिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आ रही थी। ऐसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो हम बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हो, और उसी सिलसिले में आपको पता है कि ये सारे जो डेवलपमेंट के पाथवे प्रोग्राम्स, अभी हमने 100 प्लेयर्स भी निकाले हुए हैं, जो कि जूनियर क्रिकेट से अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 से 100 बेहतरीन परफॉर्मेंस को निकाला है। उनके साथ हमने फॉरेन कोचेज लगाए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेंच स्ट्रेंथ ऑप्शंस दें पाकिस्तान टीम को, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखें इस तरह के प्रोजेक्ट से आपको वो ऑप्शंस नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब हमसे बात करने का, एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंकरेजिंग फॉर यंग टैलेंट एंड प्लेयर्स। और ख़ास तौर पे हम ज़रा फंस गए आपकी प्राइस मनी पे, कि बिकॉज दैट इज़ मतलब अगर अच्छी तरह काम किया जाए और अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, एंड देयर इज़ सो मच कंपटीशन, और उसमें से कोई जीते, तो फिर तो ये बनता ही है कि ये दिस वुड बी वेरी इंकरेजिंग फॉर देम। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में आपको पता है कमी हुई है, डॉलर की कदर भी गिर रही है, और उम्मीद थी कि महंगाई में भी कमी होगी। बड़ी कमी तो क्या, मामूली कमी भी नहीं हो रही है। क्यों उम्मीद लगा कि आप वैसे बैठ जाते? अच्छा, उल्टा सब्जियों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। टमाटर इस वक्त 250 रुपये फी किलो मिल रहा है, प्याज 150 रुपये,
मिर्चें 400, शिमला मिर्च 650 रुपए। ठीक है, एक सेकंड, शिमला मिर्च को क्या हुआ? 650 रुपए मतलब अगर किलो? एक पाव भी किसी ने लेना है तो आप हिसाब लगा लें। जाहिर है कोई 1 किलो शिमला मिर्च तो नहीं खा रहा है, लेकिन एक पाव भी अगर किसी ने लेना है तो कितनी महंगी मिल रही है। एक वक्त की सब्जी आवाम को गोश्त के बराबर लिटरली आजकल पड़ रही है। सैलाब की आड़ में सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करते हैं। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली मंडियों में क्या हो रहा है और क्या प्राइसेस चल रही हैं और क्यों, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स निकले और ऑफ कोर्स उन्होंने तो खोज लगानी होती है। सबसे पहले तो रियाज एनडी से बात करेंगे कराची से। रियाज, ओवर टू यू, बताइएगा क्या हो रहा है? जी हुमा अब्दुल्ला, मैं इस वक्त कराची की सबसे शायद सस्ती बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। लियाकताबाद की ये सुपर मार्केट है और मिर्च जो है वो इस वक्त 100 रुपये पाव है, टमाटर 240। आगे और चलते हैं, आलू जो है वो 60 रुपये किलो है, 50 यहाँ पे बिक रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाकी शहर के अंदर 60-70 रुपये बिक रहा है, यहाँ पे ये 50 रुपये। और बाज़ार में जाते हैं शहर में तो ये 150 रुपये, कहीं 180 रुपये किलो बिक रही है। तो ये है, एंड ये शिमला मिर्च है। ऑफ कोर्स शिमला मिर्च जो है वो इस वक्त 600-650 रुपये किलो है। कहीं कहीं और जगहों पे जो कराची के अंदर है ये 800 रुपये तक किलो बिक रही है। तो ओवरऑल अगर आप सब्जियों की बात करें तो यस, ज़्यादातर सब्जियां ऊपर हैं। टमाटर और प्याज की कीमत, शिमला मिर्च की कीमत तो ज़्यादा है, लेकिन जो हरी सब्जियां हैं जो लोकली सप्लाई हो जाती थी उनकी कीमत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो रई जो है वो 120 रुपये किलो है और बैंगन जो एक ज़माने में 30 रुपये किलो मिल जाता था, ये भी इस वक्त 100 रुपये किलो है। तो यस, सब्ज़ी की कीमतों ने एक नया प्राइस लेवल ढूंढ लिया है। जो चीज़ 50 रुपये 30 रुपये में आ जाती थी अब वो नीचे नहीं आ रही है। मिनिमम जो है वो आपको 100 रुपये में सब्ज़ी मिल रही है। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से ना। इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने प्राइस कंट्रोल को जो है वो ओवरऑल वजूहात तो बहुत सारी हैं मगर आवाम पिस रहे हैं। लाहौर और गिरदुनवा में क्या सूरत हाल है, ये हमें लाहौर से अपडेट करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में एक मरतबा फिर प्याज और टमाटर की कीमत जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है और 4 दिनों के अंदर प्याज का रेट जो है वो 150 से 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर जो है 350, 300 और कहीं पे 400 के करीब जो है फ़ी किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। और 4 रोज़ में ऐसा क्या हो गया, इसके हवाले से तो दुकानदार है वो यही कहते हैं कि जी पहले तो बैरून मुल्क से टमाटर और प्याज आ रहा था इसलिए कीमत एकदम कम हुई और अब क्या वजह है कि क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही, इस वजह से प्याज और टमाटर जो हैं वो महंगे हो गए हैं। अगर हम सरकारी निर्खनामे की बात करें तो सरकारी निर्खनामे के ऊपर जो टमाटर है उसका रेट जो है वो 200 के करीब मुकर्रर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ थैंक यू, शुक्रिया उम्मे फरवा। और बाकी बातें तो आपने सुन ली होंगी, लेकिन मैं सब्जियों को देख रही थी और मुझे लाहौर की ज़्यादा कलरफुल और फ्रेश लग रही है। व्हाट्स रॉन्ग, हालांकि कराची की भी वही थी। अच्छा, वी आर गोना सी यू टुमारो, बाय।